वेनिस का सौदागर पार्ट 2। उसी वक्त एक आदमी दाखिल हुआ और ऐसी खबर सुनाई जिसने उनकी खुशी पर पानी फेर दिया। वो एंटोनियो के पास से एक खत लेकर आया था जिसमें बड़ी खौफनाक बातें लिखी थी। जब बेसनियो एंटोनियो का खत पढ़ रहा था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और पोर्शिया को ये खौफ पैदा हुआ कि शायद किसी अजीज़ तरीन दोस्त के मरने की खबर है। पोर्शिया ने उसकी परेशानी का सबब दरियाफ्त किया तो बेसनियो ने जवाब दिया कि प्यारी पोर्शिया, शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़ दह अल्फाज कभी कागज़ पर ना लिखे गए होंगे। जब मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था उसी वक्त ये बता दिया था कि मेरी सारी दौलत मेरे दिल में है, लेकिन मुझे ये भी बता देना चाहिए था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मखरूज़ हूँ। उसके बाद उसने पोर्शिया को पूरा वाक़या बताया कि एंटोनियो ने किस तरह शेरलॉक बखील से रुपया कर्ज लिया था और ये माहदा किया था कि अगर वो वक्त पर मुकर्ररा रुपया अदा ना कर सकेगा तो अपने जिस्म से 1 पाउंड गोश्त देगा। उसके बाद बेसनियो ने एंटोनियो का ख़त पढ़कर सुना दिया जिसमें ये अल्फाज लिखे थे, प्यारे बेसनियो, मेरे जहाज़ तबाह हो गए और बखील के साथ मेरे महादे की मियाद ख़त्म हो गई। अब कर्ज अदा करने की जो शक्ल है उसमें मेरा ज़िंदा रहना महाल है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरते वक्त तुम्हें एक बार देख लूँ। यह तुम्हारी मर्ज़ी पर मुनहसर है। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर नहीं कर सकती तो यह ख़त भी नहीं मजबूर कर सकेगा मेरी जान। पोर्शिया ने जवाब दिया, तुम सारे काम छोड़कर अभी चले जाओ क़ब्ल उसके मेरे बेसनियों की गलती से उस अजीम दोस्त का बाल भी बेकार हो। तुम्हारे हाथ में इतनी दौलत होगी कि तुम खर्च से 20 गुना ज़्यादा रकम अदा कर सकते हो। बेसनियों की गलती की वजह से ऐसे शफीक दोस्त का बाल भी बेकार नहीं होना चाहिए, और चूँकि तुम इतने महंगे ख़रीदे गए हो मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूँगी। उसके बाद पोर्शिया ने कहा कि बेसनियो के रवाना होने से पहले ही उससे शादी करेगी ताकि उसे उसकी दौलत पर क़ानूनी हकूक़ हासिल हो जाए। उसी दिन उन दोनों की शादी हो गई। ग्रेशेनियो ने भी नर्सिया से शादी कर ली और शादी की रस्म अदा होते ही बेसनियो और ग्रेशेनियो वेनिस रवाना हो गए, जहां एंटोनियो जेल खाने में बंद था। कर्ज अदा करने का दिन गुजर गया था और जालिम बखील बेसनियो से रुपया लेने पर आमादा नहीं था, बल्कि एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त लेने पर इसरार कर रहा था। वेनिस के डयोक के दरबार में उस खौफनाक मुकदमे की समाअत के लिए दिन मुकर्रर हो चुका था और बेसनियो उम्मीद वबीन की हालत में मुकदमे के फ़ैसले का इंतज़ाम कर रहा था। अपने शहर से रुखसत होते वक्त पोर्शिया ने उससे बहुत हंस कर बातें की और उसे हिदायत दी कि वापसी में अपने दोस्त को अपने साथ ज़रूर लाए, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रही थी और सोच रही थी कि एंटोनियो बड़ी मुसीबत में मुब्तला होगा। जब वो अकेले रह गई तो वो सोचने लगी कि वो अपने प्यारे बेसनियो के दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ कर सकती है या नहीं। हालांकि उसने अपनी शादी के वक्त बेसनियो की इज़्ज़त अफजाई के लिए बड़े खुलूस और मोहब्बत से ये कहा था कि वो हर मामले में अपने शौहर की अक़ल व फ़हम पर भरोसा करेगी और उसकी खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज़ समझेगी। लेकिन अब जबकि अपने शौहर के दोस्त की मुसीबत के वक्त उसे ख़ुद हल करने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने अपनी सलाहियतों पर ज़रा भी शक नहीं किया
اور اپنی فہم و فراست پر بھروسہ کر کے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے خود وینس جا کر اینٹونیو کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے۔ پورشیا کا ایک عزیز تھا جو وکالت کرتا تھا، اس کا نام بلاریو تھا۔ پورشیا نے اسے مقدمے کی ساری تفصیلات لکھ کر بھیجی اور اس سلسلے میں اس کی رائے دریافت کی، اور یہ بھی لکھا کہ اپنے رائے کے ساتھ وہ کپڑے بھیج دے جو وکیل مقدمے کی پیروی کرتے وقت پہنتے ہیں۔ قاصد بلاریو کے پاس معقول مشورہ لے کر واپس آیا اور پورشیا کے لیے کپڑے بھی لے کر آیا تھا کہ وہ انہیں پہن کر عدالت میں جا سکے۔ پورشیا نے خود بھی مردانہ لباس پہنا اور اپنی سہیلی نرسیا کو بھی پہنا دیا، اور وکیلوں کا ساقچہ پہن کر نرسیا کو اپنا کلرک بنا لیا۔ وہ فوراً روانہ ہو گئے اور وینس پہنچ گئے۔ مقدمہ وینس کے ڈیوک اور قانون سازوں کے سامنے پیش ہونے ہی والا تھا کہ پورشیا اس عدالت عالیہ میں داخل ہوئی اور اس نے بلاریو کا ایک خط پیش کیا جس میں اس فاصل وکیل نے ڈیوک کو یہ لکھا تھا کہ اینٹونیو کے مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوتا، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے مجبور ہوں، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری جگہ نوجوان اور قابل ڈاکٹر بلتھازار پورشیا کا مردانہ نام کو مقدمے کی پیروی کرنے کی اجازت دی جائے۔ ڈیوک نے یہ درخواست منظور کر لی، حالانکہ اسے اس اجنبی کی کم سنی پر حیرت تھی جس نے بڑی خوبصورتی سے بھیس بدل رکھا تھا، اور اب اس اہم مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ پورشیا نے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ بے رحم وکیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بیسنیو کو بھی دیکھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو اس بدلے ہوئے بھیس میں پہچان نہیں سکا۔ وہ امید و بین کی حالت میں اپنے دوست اینٹونیو کے پاس کھڑا تھا۔ پورشیا نے جو اہم اور مشکل کام اپنے ذمے لیا تھا، اس کی نزاکت نے اس نرم و نازک خاتون کے دل میں ایسی ہمت پیدا کر دی تھی کہ وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ شیلاک سے مخاطب ہوئی اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وینس کے قانون کے مطابق اسے وہ تعاون لینے کا حق حاصل ہے جو معاہدے میں تحریر تھا۔ اس نے اتنے دل نشین انداز سے رحم کے بلند جذبے کے بارے میں تقریر کی جسے سن کر پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جاتا، لیکن شیلاک کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پورشیا نے کہا کہ رحم کا جذبہ ایسا ہے جسے آسمان سے زمین پر برابر رحمت برساتا ہے۔ رحم ایک ایسی رحمت ہے جو دینے والے اور لینے والے دونوں کو یکساں طور پر مالا مال کرتی ہے۔ یہ بادشاہوں کو ان کے تاج سے زیادہ زیب دیتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے۔ جب عدل و انصاف میں رحم شامل ہو جاتا ہے تو زمین کی قومیں خدا سے قریب حاصل کر لیتی ہے۔ پھر اس نے شیلاک سے کہا کہ ہم خدا سے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ ایسی دعا سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم خود رحم کیا کریں۔ شیلاک نے اسے صرف یہ جواب دیا کہ معاہدے کے مطابق صرف تعاون چاہتا ہے جو 1 پاؤنڈ انسانی گوشت کی صورت میں اسے ملے گا۔ کیا وہ روپیہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ پورشیا نے اس سے دریافت کیا۔ بیسنیو نے اصل سے کئی گنا زیادہ رقم پیش کی، لیکن شیلاک نے انکار کر دیا اور اب بھی اینٹونیو کے 1 پاؤنڈ گوشت کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس پر بیسنیو نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ وہ قانون میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کی کوشش کریں تاکہ اینٹونیو کی جان بچ سکے، لیکن پورشیا نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ قانون میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ شیلاک نے پورشیا کی یہ کیفیت سنایا کہ قانون میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ وہ تو سمجھا کہ وکیل اس کے حق میں ہے
और उसने कहा, एक मुंसिफ मिजाज और आदिल शख्स फैसला करने आया है। नौजवान ने अक्लमंद मुंसिफ के, तुम्हारा एहतराम करता हूँ, तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी मालूम होती हो। पोर्शिया ने शेरलॉक से माहदा देखने के लिए मांगा और उसे पढ़ चुकने के बाद कहा, उस माहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और वकील को कानूनन ये हक़ हासिल है कि वो एंटोनियो के दिल के पास से 1 पाउंड गोश्त ले ले। उसके बाद उसने शेरलॉक से फिर दरख्वास्त की, रहम करो, रुपया ले लो और मुझे उसकी इजाज़त दे दो कि मैं ये दस्तावेज़ फाड़ कर फेंक दूँ। लेकिन जालिम शेरलॉक के दिल पर रहम का ज़रा भी जज्बा नहीं था। उसने जवाब दिया, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि इंसानी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे तब्दील कर सके। एंटोनियो पोर्शिया ने कहा, मजबूरी है, अब तो अपने सीने पर छुरी चलवाने के लिए तैयार हो जाओ। और जब शेरलॉक उसका गोश्त काटने के लिए एक बड़े से छुरे को बहुत ज़ौक़ शौक़ से तेज़ कर रहा था, तो पोर्शिया ने एंटोनियो से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? एंटोनियो ने बड़े सब्र व सुकून के साथ जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हो गया हूँ। फिर उसने बेसनियो से मुखातिब होकर कहा, बेसनियो, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, खुदा हाफिज़। इस का गम मत करना कि मैं तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में मुब्तला हुआ हूँ। अपनी बीवी से मेरा जिक्र कर देना और उसे बताना कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बेसनियो ने बड़े दुख भरे लहजे में जवाब दिया, एंटोनियो, मेरी शादी एक ऐसी औरत से हुई है जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन तुम्हारी जान के सामने मेरी जान, मेरी बीवी, बल्कि सारी दुनिया भी कोई कीमत नहीं है। मैं उस भूत से तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि उस नरम दिल खातून को ये नागवार नहीं गुजरा कि उसका शौहर अपने सच्चे दोस्त एंटोनियो के लिए इस बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है। फिर भी उसकी बातें सुनकर उससे रहा न गया और उसने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी यहाँ मौजूद होती और तुम्हारी ये पेशकश सुनती तो कुछ ज़्यादा खुश ना होती। उसके बाद ग्रेशेनियो ने भी, जो अपने आका की तरह इजहार मोहब्बत व अक़ीदत करना चाहता था, सोचा कि वो भी बेसनियो की तरह कोई दिल पजीज तकदीर करे, और उसने नरसिया के सामने, जो कर्श के करीब बैठी हुई कुछ लिख रही थी, कि कहा कि मेरी भी एक बीवी है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। काश वो जन्नत में होती और किसी ताकत को आमादा कर सकती जो इस कमीने वकील का दिल बदल देती। खैरत हुई कि ये बात तुम उसके पीठ पीछे कह रहे हैं, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी करती तुम्हें छट्टी का दूध याद आ जाता। नरसिया ने कहा। शेरलॉक ने बेसब्री से चिल्लाकर कहा, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ैसला जल्द सुना दिया जाए। सारी अदालत में एक हौलनाक खामोशी तारी हो गई और हर शख्स का दिल एंटोनियो के गम में डूब गया। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।